हेलो स्टूडेंट्स, एंटी9 माइक्रोवेव इंजीनियरिंग की ई लर्निंग सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है स्काई वेव प्रोपागेशन। इस टॉपिक पर हमने पहले एक वीडियो बनाया जिसमें हमने आयनोस्फीयर के बारे में डिटेल देखा था। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन इन थ्रू स्काई वेव प्रोपागेशन। Learning outcome of this video lecture. Upon completion of this video lecture, student will be able to demonstrate reflection and refraction of electromagnetic waves from ionosphere. हम आयनोस्फीयर का यूज़ करके हमारी सिग्नल को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करवा के हम कम्युनिकेशन करवा सकते हैं, वो हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसमिट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी, एंगल ऑफ ट्रांसमिशन और आयनोस्फीयर में क्या रिलेशन है। इस रिलेशन की बेसिस पे हम कुछ पैरामीटर्स डिराइव करेंगे, कुछ कंडीशंस डिराइव करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्काई वेव प्रोपागेशन में जब हम शॉर्ट वेव सिग्नल या हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम ट्रांसमिट करते हैं तो क्या कंडीशंस होती है। तो ये 3 हमारे लर्निंग आउटकम होंगे जो हम इस वीडियो लेक्चर के कंप्लीट होने पर हम समझ पाएंगे। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि अर्थ की सरफेस पे के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है, उस एटमॉस्फेयर में 40 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर के अराउंड एक आयनोस्फीयर होता है जो कि अर्थ का आयनाइज्ड इन्वायरमेंट है और सन से या अदर स्टार से जो हाई एनर्जी का रेडिएशन आता है उसकी वजह से हमें आयनाइजेशन क्रिएट होता है। आयनाइजेशन क्रिएट होता है मीन्स हमें आयनोस्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज़ अवेलेबल होती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बॉटम में सबसे कम होती है आयनोस्फीयर के बॉटम में, और आयनोस्फीयर के टॉप में ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। मीन्स जैसे हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इस आयनोस्फीयर का हम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम शॉर्ट वेव या 3 मेगाहर्ट्ज़ से 30 मेगाहर्ट्ज़ के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, अगर हम अर्थ की सरफेस से कुछ एंगल थीटा बना के हम अगर स्काई में या आयनोस्फीयर में हम ट्रांसमिट करते हैं तो आयनोस्फीयर हमारे उस सिग्नल को वापस अर्थ की सरफेस पे रिफ्लेक्ट कर देता है, और जहाँ पर सिग्नल रिसीव होता है वहाँ पर हम रिसीवर यूज़ करके हम उस शॉर्ट वेव सिग्नल को हम रिसीव कर सकते हैं। तो आयनोस्फीयर बेसिकली सिग्नल को रिफ्रैक्ट करता है या रिफ्लेक्ट करता है। इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से आयनोस्फीयर हमारे सिग्नल को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट करता है। मीन्स ये पॉइंट हमारा किस तरीके से डेवलप होता है या किस कंडीशंस में ये पॉइंट डेवलप होता है जहाँ पर अर्थ की सरफेस का सिग्नल रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट होके वापस अर्थ की सरफेस पर आ जाता है। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन को समझने के लिए मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आयनोस्फीयर में अभी तक हमने देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट होती है, और जैसे जैसे हम आयनोस्फीयर में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। फॉर एग्जांपल डी लेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे कम होती है, ई लेयर में थोड़ी ज़्यादा, F1 लेयर में और ज़्यादा, और हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है F2 लेयर में। मीन्स जैसे हम अर्थ की सरफेस की तरफ से नीचे से ऊपर की तरफ हम जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का आयनोस्फीयर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेशन दिया हुआ है। तो इस रिलेशन में हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है। यहाँ पर इन्वर्स रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ आयनोस्फीयर में इन्वर्स रिलेशन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होता है।
यहाँ पर Ne पर मीटर क्यूब में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मीन्स फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि हाई एनर्जी रेडिएशन से आयनोस्फीयर में क्रिएट होती है। और F जो हम अर्थ से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसी हर्ट्स यूनिट में, और म्यू या N इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट पॉइंट ऑन आयनोस्फीयर। तो अभी जैसा थोड़ी देर पहले हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डी लेयर से ऊपर की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा। तो इनवर्स रिलेशन, तो रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज एज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीजेस। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि अर्थ का लोअर पोर्शन, आयनोस्फीयर का लोअर पोर्शन जो है डेंसर मीडियम होगा, और जिससे हम ऊपर जाएंगे हमारा मीडियम क्या होता जाएगा, रेयर मीडियम होता जाएगा, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इन्वर्स रिलेशन होने के कारण हम कह सकते हैं कि नीचे की तरफ आयनोस्फीयर में नीचे की तरफ डेंसर मीडियम होगा, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा मीडियम जो है रेयर होता जाएगा। तो मीन्स अगर हम अर्थ की सरफेस से अगर हम सिग्नल को ट्रांसमिट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा सिग्नल आयनोस्फीयर में डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा, और ऊपर जाएगा तो और रेयर होगा, और ऊपर जाएगा तो और रेयर होता जाएगा। मीन्स हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज़ करना है, जिसमें हम देखेंगे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हमारा सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसमिट होती है, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसा होता है। तो हमने अर्थ की सरफेस से सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो वो रिफ्रैक्ट होता है, और चूँकि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम वाला केस है तो डेफिनेटली सिग्नल विल गो अवे टू द नॉर्मल। तो कंटिन्यूसली हमारा सिग्नल नॉर्मल से अवे होके अल्टीमेटली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सिग्नल जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, और उसके बाद सिग्नल जो है रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा या रिफ्रैक्ट होने लग जाएगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर सिग्नल ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द स्काई देन आयनोस्फीयर रिफ्रैक्ट इट, एंड अपॉन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अल्टीमेटली रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस। ओके, तो जिस किसी भी पॉइंट पे हम बात करेंगे तो उस पॉइंट के नीचे डेंसर मीडियम होगा और उस पॉइंट के ऊपर रेयर मीडियम होगा। तो डेफिनेटली लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग सिग्नल विल गो अवे टू द नॉर्मल, और कंटिन्यूसली अवे जाके एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब हमारा सिग्नल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन को फॉलो करेगा। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बिकम 90 डिग्री एंड हायर, और अपॉन अबाउट दैट the signal will reflect back towards the earth surface। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है कि कैसे आयनोस्फीयर हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को रिफ्रैक्ट और अल्टीमेटली रिफ्लेक्ट करता है, और हम अर्थ की सरफेस से सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे किसी एक पॉइंट से तो हमें दूसरे पॉइंट पर हमें सिग्नल रिसीव होगा। अब हम कुछ कंडीशंस देखेंगे कि सपोज ये अर्थ की सरफेस से हम सिग्नल को वर्टिकली अपवर्ड ट्रांसमिट करते हैं। मीन्स अर्थ की सरफेस से 90 डिग्री एंगल पे हम ट्रांसमिट करेंगे। तो अगर हम अर्थ से 90 डिग्री एंगल पे ट्रांसमिट करेंगे तो आयनोस्फीयर पे वह 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा। मीन्स 0 डिग्री से हमारा सिग्नल जो है आयनोस्फीयर पे इंसिडेंट होगा। अगर अर्थ पे परपेंडिकुलर ट्रांसमिट करेंगे, 90 डिग्री एंगल से ट्रांसमिट करेंगे अर्थ की सरफेस के अकॉर्डिंग, तो इट विल मेक 0 एंगल ऑफ इंसिडेंस एट आयनोस्फीयर। तो ये सिग्नल या अगर ये सिग्नल या ये फ्रीक्वेंसी अगर अर्थ की सरफेस पे वापस आ जाता है तो हमारा सिग्नल रिटर्न सिग्नल कहलाएगा, और अगर नहीं आ पाता है तो हमारा सिग्नल जो है उस आयनोस्फीयर की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे या उस पर्टिकुलर लेयर को, चाहे डी लेयर हो या कोई सी भी लेयर हो, उस लेयर को सिग्नल एस्केप कर सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी।
तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल विच विल रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस इफ वी ट्रांसमिट इट वर्टिकली। अर्थ की सरफेस से अगर हम वर्टिकल ट्रांसमिट करेंगे तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी वह मैक्सिमम सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है जो अर्थ की सरफेस पर वापस रिटर्न आ जाएगी। अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है तो डेफिनेटली सिग्नल हमारा अर्थ की सरफेस पे वापस रिटर्न आएगा, पर अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है तो सिग्नल उस लेयर को स्केप कर जाएगा और हायर लेयर पे जाएगा और अल्टीमेटली हो सकता है कि वो आयनोस्फीयर को ही स्केप कर जाए अगर वहाँ भी कंडीशन मैच नहीं हो रही है। तो इस केस में हम वर्टिकल ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिटर्न आएगी। इसी चीज़ का हम क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का हम एक सिंपल सा डेरिवेशन भी निकाल सकते हैं कि अगर हम सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तभी थोड़े पहले बताया मैंने कि वो 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगा, और साथ ही हमने देखा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आयनोस्फीयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से इस तरीके से रिलेशन है। साथ ही हम जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक सिंपल सा फार्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, जिसको हम स्नेल्स लॉ बोलते हैं। आई यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और आर यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। हम जानते हैं कि सिग्नल वापस रिटर्न आएगा, मीन्स कंडीशन क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन होना चाहिए, मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि आयनोस्फीयर पे बनेगा वो 90 डिग्री कम से कम बनना चाहिए या उससे ज़्यादा बनेगा तो ही हमारा सिग्नल रिटर्न आएगा। और अगर हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कर रहे हैं तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो जाएगा। तो इस बेसिस पे आई 0 डिग्री है और आर 90 डिग्री है, तो इस केस में हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू होगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 0। तो 0 की वैल्यू यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 में या स्टार्ट की इक्वेशन नंबर रखेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमारी वैल्यू आएगी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 9√NE। यहाँ पर हमने आई की वैल्यू 0 रखा है और आई की वैल्यू 0 रखने पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 आ जाएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 0 को हम यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर हम रखेंगे तो 0 इक्वल टू √1 - 81 NE अपॉन f², और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी 9√NE। मीन्स मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसी पॉइंट पे या किसी लेयर से जो रिटर्न आएगी वर्टिकल ट्रांसमिशन के केस में, तो वो डिपेंड करेगा उस पॉइंट पर या उस लेयर पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी है। आई मीन टू से क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ a layer या a point on ionosphere will depends on electron density of that layer or that point। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रिटर्न आएगी वो ज़्यादा होगी, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। इसी चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के टर्म से भी समझ सकते हैं कि सपोज आयनोस्फीयर की एक लेयर है F2 लेयर, और F2 लेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब है ना, मीन्स NE की वैल्यू दिया हुआ है 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो हम पूछ सकते हैं कि अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज़ है तो वर्टिकल ट्रांसमिशन में रिटर्न आएगी या नहीं आएगी, और सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 12 मेगाहर्ट्ज़ है तो रिटर्न आएगी या नहीं आएगी। तो इसको सॉल्यूशन में हम जानते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 9√NE, और NE की वैल्यू हम 10⁻12 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में हम रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9 मेगाहर्ट्ज़। मीन्स क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू F2 लेयर के लिए आएगी 9 मेगाहर्ट्ज़। मीन्स 9 मेगाहर्ट्ज़ से फ्रीक्वेंसी कम होगी
तो डेफिनेटली रिटर्न आएगी, और 9 मेगाहर्ट्ज से ज़्यादा की फ्रीक्वेंसी होगी तो वो फ्रीक्वेंसी वर्टिकल ट्रांसमिशन में रिटर्न नहीं आएगी। यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 में हमारी सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 6 मेगाहर्ट्ज है, तो 6 मेगाहर्ट्ज डेफिनेटली कंडीशन मैच करवा रहा है ना। 9 मेगाहर्ट्ज से कम है तो 6 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल रिटर्न आएगा, पर 12 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि 12 मेगाहर्ट्ज जो है क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है। तो ये प्रॉब्लम क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर हम ट्रांसमिट करेंगे वर्टिकली तो हमारा सिग्नल रिटर्न आएगा वापस अर्थ की सरफेस पर, और क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अगर हम ट्रांसमिट करेंगे तो सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा और उस पर्टिकुलर लेयर को स्केप कर जाएगा। यहाँ पर हमारी F2 लेयर जो कि ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेयर है, लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है, तो अगर वहाँ से अगर सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा तो आयनोस्फीयर से सिग्नल रिटर्न नहीं आएगा। मीन्स 12 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल वर्टिकल ट्रांसमिशन में आयनोस्फीयर को स्केप कर जाएगा, और आयनोस्फीयर से कोई स्केप कर जाएगा तो कभी भी रिटर्न नहीं आएगा। अभी तक जो हमने देखा उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन की कंडीशन लगा रखी थी हमने। प्रैक्टिकली हम वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं करेंगे कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में हम अर्थ की सरफेस से किसी एंगल पे हम हमारी सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, और हम एक्सपेक्ट करेंगे कि वह सिग्नल वापस अर्थ के किसी दूसरे पॉइंट पर रिटर्न आएगा। वो दूसरा पॉइंट हमारा ट्रांसमिटिंग पॉइंट से कुछ 100 से लेके कुछ 1000 किलोमीटर भी हो सकता है। तो अगर हम किसी एक एंगल पर ट्रांसमिट करेंगे तो हम पता लगाना चाह रहे हैं कि हमारा सिग्नल अर्थ की सरफेस पे किसी पॉइंट पर रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। तो अगर रिटर्न आता है तो हम कहेंगे सिग्नल आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट होके आ रहा है, और अगर रिटर्न नहीं आता है तो वो उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमारा सिग्नल या उस लेयर से स्केप कर जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो उसी को हम बोलते हैं MUF। तो MUF इज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल विच विल रिटर्न बैक टू द अर्थ सरफेस एट एनी एंगल ऑफ इंसिडेंस। मतलब अभी तक हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी देखा था, उसमें वर्टिकल ट्रांसमिशन था, अर्थ से 90 डिग्री ट्रांसमिशन था, और आयनोस्फीयर पे 0 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा था, I = 0 था उस केस में। पर हम प्रैक्टिकल सिचुएशन में देखें तो अर्थ हम एंटीना को किसी एक एंगल पे सेट करेंगे ताकि थीटा एंगल से हमारा सिग्नल अर्थ की सरफेस से ट्रांसमिट हो, और वो जाके आयनोस्फीयर पे I एंगल बनाएगा। उस I एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इस केस में अगर हमारा सिग्नल रिटर्न आता है तो वह मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो रिटर्न आएगा उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी MUF से कम है तो डेफिनेटली सिग्नल अर्थ की सरफेस पे रिटर्न आएगा, यहाँ पर रिटर्न आएगा। और अगर हमारा सिग्नल की फ्रीक्वेंसी MUF से ज़्यादा है तो हमारा सिग्नल स्केप कर जाएगा, यहाँ पर हमारा सिग्नल हमारा उस लेयर से स्केप कर जाएगा। तो डेफिनेटली MUF जो है बेसिकली एक प्रैक्टिकल हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ बताएगा कि हमारी गिवन कंडीशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के केस में हमारा सिग्नल रिटर्न आएगा या नहीं आएगा। इसका भी हमें डेरिवेशन है, हम सिंपल सा डेरिवेशन है, हम एक किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हम बात करेंगे कि किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन या सिग्नल रिटर्न आने की कंडीशंस क्या है। तो अगेन μ = √1 - 81 Ne/f², जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और उस पॉइंट पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रिटिकल फ्रीक्वेंसीज का फार्मूला डेरिवेशन किया, √fc = 9√Ne, और यहाँ पे ये फार्मूला बता रहा है कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी आयनोस्फीयर की या उस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर डिपेंड करता है। इन दोनों फार्मूले का यूज़ करके अगर हम कंबाइन कर लें
तो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन हो जाएगा √1 - fc² अपॉन f²। यहाँ पर 81 Na की जगह हम क्या रख देंगे, fc²। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से। साथ ही हमने जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू sin i अपॉन sin r होता है स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हिसाब से r की वैल्यू एटलीस्ट 90 डिग्री होना चाहिए या उससे ज़्यादा होगा तो हमारा सिग्नल जो है वापस अर्थ की सरफेस पे रिटर्न आएगा। तो यहाँ पर रिलेशन क्या बोलता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू sin i, और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू ये, तो दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम वैल्यू पुट कर दें तो हमारा वैल्यू आ जाएगी sin i इक्वल टू √1 - fc² अपॉन f²। एक रिलेशन यूज करें हम sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, तो उसकी बेसिस पे हम हमारी ऊपर की इक्वेशन को हम इस तरीके से सकते हैं कि f इक्वल टू fc अपॉन cos थीटा। सिंपल सा ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है। तो ये इस बेसिस पे हमारा फार्मूला बन जाएगा। उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देंगे अब MUF, मैक्सिमम यूजुअल फ्रीक्वेंसी। तो MUF इक्वल टू fc अपॉन cos i मीन्स ये बताता है कि किसी एंगल ऑफ इंसिडेंस i पर कौन सी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी जो हमारी अर्थ की सरफेस पे वापस रिटर्न आएगी। अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस एंगल पे MUF से कम है तो डेफिनेटली रिटर्न आएगी, और हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी उस एंगल पर अगर MUF से ज़्यादा है तो रिटर्न नहीं आएगी, और उस आयनोस्फीयर की उस लेयर्स को वो स्केप करके हायर लेयर पे जाएगी, और हायर लेयर पे भी वापस कंडीशन मैच होगी तो रिटर्न आएगी, नहीं तो हायर लेयर से भी स्केप कर जाएगी, और अल्टीमेटली F2 लेयर से स्केप कर जाएगी, तो हमारा सिग्नल उस एंगल से रिटर्न नहीं आएगा। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है MUF इक्वल टू fc अपॉन cos i। यहाँ पे i इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन आयनोस्फीयर है, और 1 अपॉन cos i को हम sec i लिख सकते हैं। तो हमारे MUF हो जाएगा 1 fc इंटू sec i। इसी को हम बोलते हैं सेकेंड लॉ। इसी चीज़ को हम एक सिंपल प्रॉब्लम की बेसिस पे समझ सकते हैं कि अगर अगेन वही F2 लेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 10⁻12 है और हम अर्थ की सरफेस से सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो वो आयनोस्फीयर पे जाके अगर 60 डिग्री एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है F2 लेयर पे, तो पूछ सकते हैं कि F2 लेयर की मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी MUF की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिया हुआ है F2 लेयर का, और F2 लेयर पे एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है। रिमेंबर ये अर्थ की सरफेस से ट्रांसमिट किया जाने वाला एंगल नहीं है। अर्थ की सरफेस से हम किस एंगल पर ट्रांसमिट कर रहे हैं, तो आयनोस्फीयर पे जाके 60 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहा है। तो I यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एट आयनोस्फीयर है। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन से हम निकाल सकते हैं, जो हमने पिछले प्रॉब्लम में भी निकाला कि अगर 10⁻12 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी 9 मेगाहर्ट्ज़, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हम हमारे MUF के फार्मूले में हम वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा 18 मेगाहर्ट्ज़। 18 मेगाहर्ट्ज़ का मतलब यहाँ पर क्या है कि अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस से अगर हम हमारा F2 लेयर पे अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम अर्थ की सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं, तो 18 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी 18 मेगाहर्ट्ज़ तक की फ्रीक्वेंसी अर्थ की सरफेस पे रिटर्न आएगी, और अगर हमारे सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 18 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा है तो वह 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस पे वो आयनोस्फीयर को
उस लेयर को F2 लेयर को स्केप कर जाएगी, और हम जानते हैं F2 लेयर को स्केप कर जाएगी तो सिग्नल विल नेवर रिटर्न बैक। तो अगर 60 डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंस में हमारा इंटरेस्ट है तो हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम कितनी होना चाहिए, 18 मेगाहर्ट्ज़। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे, 60 डिग्री से 70 डिग्री करेंगे तो MUF की वैल्यू बढ़ेगी, 80 डिग्री करेंगे तो भी बढ़ेगी। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारा स्काई वेव प्रोपागेशन जो कि आयनोस्फीयर की हेल्प से हम कर रहे हैं, तो हमारा मैक्सिमम ट्रांसमिशन फ्रिक्वेंसी जो होती है या मैक्सिमम यूजुअल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो नियर अबाउट 30 मेगाहर्ट्ज़ होती है। तो मीन्स हम स्काई वेव प्रोपागेशन को एट द मोस्ट 30 मेगाहर्ट्ज़ तक ही हम कर सकते हैं। वो भी कब, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 डिग्री है तो केवल 9 मेगाहर्ट्ज़ तक का ही सिग्नल यूज़ कर सकते हैं जो रिटर्न आएगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को 10 डिग्री 20 डिग्री, जितना हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे हमारे मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी जो रिटर्न आ सकती है उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक लिमिट है स्काई वेव प्रोपागेशन करने की, कि स्काई वेव इसलिए कहा जाता है कि स्काई वेव प्रोपागेशन इज़ यूज्ड बिलो 30 मेगाहर्ट्ज़। तो अगर हमें आयनोस्फीयर का यूज़ करना है तो हमारे सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 30 मेगाहर्ट्ज़ से कम ही होना चाहिए। कितना कम वो डिपेंड करेगा उस एंगल पे MUF कितना आता है, पर उससे कम ही होना चाहिए। 30 मेगाहर्ट्ज़ का से ज़्यादा का अगर सिग्नल है तो वो किसी भी कंडीशन में आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होके नहीं आएगा और वो आयनोस्फीयर को स्केप कर जाएगा। आयनोस्फीयर की स्टडी या स्काई वेव प्रोपागेशन की स्टडी करते हुए हमें कुछ पैरामीटर्स और पता होना चाहिए। उसमें एक है स्किप डिस्टेंस। तो सपोज़ हम अर्थ की सरफेस से हम सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं तो हमारा सिग्नल डेफिनेटली स्प्रेडेड सिग्नल होता है, तो आयनोस्फीयर में जाके सिग्नल स्प्रेड होगा और अलग अलग एंगल ऑफ इंसिडेंस वो आयनोस्फीयर पे क्रिएट करेगा। तो उस वजह से हमारा सिग्नल अगर MUF की कंडीशन मैच होगी तो हमारा सिग्नल वापस रिटर्न आएगा। तो सिग्नल हमारा अर्थ की सरफेस पे आएगा वापस, तो वो भी डेफिनेटली स्प्रेडेड सिग्नल होगा। तो अर्थ का जितना सरफेस या जितना एरिया वो कवर करेगा उसको हम बोलते हैं कवरेज एरिया। मीन्स हमारा सिग्नल उस एरिया में, हमारा जो भी पॉइंट होगा या उस एरिया में जहाँ जहाँ भी रिसीवर होगा वहाँ पर हम स्काई वेव प्रोपागेशन की हेल्प से हम सिग्नल को रिसीव कर सकते हैं। पर ट्रांसमीटर से कुछ दूरी तक हमें सिग्नल रिसीव नहीं होता है, तो उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्किप डिस्टेंस। तो स्किप डिस्टेंस इज द डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ट्रांसमीटर टू ए पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस वेयर वी डू नॉट रिसीव स्काई वेव सिग्नल। मीन्स हमें एंटीना से हम डिस्टेंस गिनना शुरू करें और जहाँ तक हमारा पहला सिग्नल आता है उस तक की दूरी तक हमें कोई भी अर्थ की सरफेस पर कोई भी स्काई वेव का सिग्नल रिसीव नहीं होगा। उस दूरी के बाद हमें सिग्नल रिसीव होगा। तो दिस व्हाट इज द स्किप डिस्टेंस। स्किप मीन्स छूट जाना, मीन्स ऐसी डिस्टेंस जहाँ तक हमें सिग्नल रिसीव नहीं होगा और उसके बाद हमें सिग्नल रिसीव होना शुरू होगा। तो ये डिस्टेंस करीब करीब 100 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो सकती है, डिपेंड करेगा कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है या अर्थ की सरफेस पे कितना लॉन्च एंगल है। एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पर एक्चुअल हाइट एंड वर्चुअल हाइट। तो हम अर्थ की सरफेस से सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं, हमारा सिग्नल रिफ्रैक्ट हो के अल्टीमेटली वापस अर्थ की सरफेस पर आ जाता है। तो एक्चुअल हाइट किसको बोलते हैं कि अर्थ की सरफेस से हमारे कितनी वर्टिकल हाइट पे जाके हमारा सिग्नल एक्चुअली रिटर्न आया था। तो अर्थ की सरफेस से वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस जहाँ पे हमारा एक्चुअल में TIR या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर हमारा सिग्नल वापस रिटर्न आया होगा, उस हाइट को हम क्या कहते हैं, एक्चुअल हाइट। बट हम ट्रांसमीटर और रिसीवर के एंड से हम समझें तो हम देख सकते हैं कि हमारा सिग्नल जो है बेसिकली रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। ठीक है, तो हम कितने हमारा प्रोजेक्टेड पाथ होगा, मीन्स हम किस डायरेक्शन से ट्रांसमिट कर रहे हैं और किस डायरेक्शन से रिसीव आ रहा है,
तो उस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि सिग्नल हमेशा फील होता है कि सिग्नल लॉन्गर डिस्टेंस से रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। तो जितना एक इमेजनरी हाइट होगी वो हमारा कहलाएगा वर्चुअल हाइट। तो एक्चुअल हाइट तो हमारे सिग्नल की एक्चुअल हाइट है, मीन्स जितना सिग्नल जितना हाइट से रिटर्न आ रहा है वो एक्चुअल हाइट है, और जितना हमें फील हो रहा है या जितना इमेजनरी हमें हाइट नज़र आ रही है वो डेट इज़ कॉल्ड वर्चुअल हाइट। प्रैक्टिकली डेफिनेटली वर्चुअल हाइट विल बी हायर या ग्रेटर देन द एक्चुअल हाइट। आयनोस्फीयर की स्टडी करने में या स्काई वेव प्रोपागेशन की स्टडी करने में कुछ और पॉइंट्स हो सकते हैं, जिसमें एक पॉइंट है ऑप्टिमम वर्किंग फ्रीक्वेंसी OWF, मीन्स प्रैक्टिकली हम यही फ्रीक्वेंसी यूज़ करते हैं OWF। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट को हम समझ सकते हैं सिंगल होप एंड मल्टी होप ट्रांसमिशन। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, पर आपको अगर स्काई वेव प्रोपागेशन की स्टडी को और डिटेल में करना हो तो इन दो पॉइंट को भी कवर करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, होप ये इस वीडियो लेक्चर से आपको स्काई वेव प्रोपागेशन में शॉर्ट वेव या 3 मेगाहर्ट्ज से 30 मेगाहर्ट्ज तक की सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसकी बेसिस पे हम कम्युनिकेशन अर्थ की सरफेस के कुछ हंड्रेड्स या थाउजेंड्स किलोमीटर की डिस्टेंस को हम कवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर के बेसिस पे आपको कुछ, जो कि हमारा वीडियो लेक्चर नंबर 5 है, तो आपको इस बेसिस पे कुछ असाइनमेंट कंप्लीट करना है। हमारी कंडीशंस हमें पता है कि किस कंडीशन में आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। तो असाइनमेंट क्वेश्चन नोट कीजिए। राइट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लेयर ऑफ आयनोस्फीयर। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जो रिलेशन है उस रिलेशन को आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव फुल फॉर्म ऑफ MUF एंड OWF। MUF और OWF का जो फुल फॉर्म है वो आपको लिखना है। इसके अलावा एक न्यूमेरिकल है, E लेयर ऑफ आयनोस्फीयर हैज़ क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ऑफ 6 मेगाहर्ट्ज। देन कैलकुलेट maximum frequency which will return back at an incidence angle of 79 degree on E layer। E लेयर के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी मीन्स वर्टिकल ट्रांसमिशन के केस में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी 6 मेगाहर्ट्ज, है ना। अगर हम 79 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रहे हैं E लेयर पे, तो हमें पता करना है कि वो कौन मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जो अर्थ की सरफेस पे वापस रिटर्न आएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दो वीडियो लेक्चर की हेल्प से हमने स्काई वेव प्रोपागेशन देखा, साथ ही हमने और वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन जो हमारी यूनिट नंबर 1 है उसको देखा। आपको कुछ पूरी यूनिट में सिलेबस के अकॉर्डिंग EM वेव प्रोपागेशन में या और आपके कोई कॉमन सेंस में कोई इशू हो तो आप डेफिनेटली मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके अपनी क्वेरीज को जो है दूर कर सकते हैं। तो होप हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हमने बनाए हैं उससे हमारी यूनिट नंबर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ऑन अनदर टॉपिक्स।